कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने उत्तराखंड एलटी मैथमेटिक्स का ये वीडियो सीरीज स्टार्ट किया था, इसी क्रम में आज ये फिजिक्स का जो फर्स्ट लेक्चर यहाँ पर रहने वाला है। और इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैथ्स और फिजिक्स की डेली एक एक वीडियो आ रही है। तो आप लोगों को दोनों जो सब्जेक्ट हैं इनको साथ लेके चलना है, ताकि बाद में हमें किसी एक सब्जेक्ट पर ज़्यादा लोड ना आए। तो इसलिए हम लोग दोनों को साथ लेके चलेंगे। तो आज का हम लोग लेक्चर स्टार्ट करेंगे एक प्यारे से पॉजिटिव थॉट के साथ। तो थॉट कुछ इस प्रकार है: बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। तो फ्रेंड्स, हमें इसी थॉट के अकॉर्डिंग हमें कोई ऐसी मजबूरी यहाँ पर नहीं रखनी है जिससे कि हमारी जो प्रिपरेशन है उसमें बाधा आए। ठीक है, तो हमें हर हाल में अपनी प्रिपरेशन को जारी रखना है और अपने एम को कंप्लीट करके दिखाना है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम लोग फिजिक्स का सिलेबस और आज एक टॉपिक भी हम लोग यहाँ पर करेंगे, थोड़ा बहुत बेसिक। ठीक है, उसके बाद हम इसकी प्रॉपर जो वीडियो जाएंगी वो हम करेंगे। और सबसे जो लास्ट है, लास्ट में हम लोग वीडियो के लास्ट में कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम्स हम लोग लेके चलेंगे जो कि प्रीवियस ईयर से ही मैंने ले रखी हैं। उनको आप लोग ज़रूर देखें, उससे आप लोगों को आइडिया आएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन एग्ज़ाम में बन रहे हैं। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं और सिलेबस के साथ। ठीक है, तो मैं फ्रेंड्स बता दूं आप लोगों को, इसका जो फिजिक्स का सिलेबस है, जैसे कि मैंने इसका सिलेबस देखा और इसका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो सिलेबस है वो बहुत अच्छा इन्होंने बना रखा है और क्वेश्चन भी बेसिक से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। मतलब बहुत ऊपर लेवल से क्वेश्चन यहाँ पर नहीं पूछे जा रहे, पर हम बेसिक से लेके जो एक मॉडरेट लेवल तक हम लोग इसको सिलेबस को करेंगे, जो उसके टॉपिक को हम लोग करेंगे। इसमें जो फिजिक्स का सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार है, मैं आप लोगों को थोड़ा बता दूं कि इसमें 9 टॉपिक टोटल दिए हुए हैं और उन 9 टॉपिक में, टॉपिक को या चैप्टर को जो भी आप लोग कहें, और उन चैप्टर में कौन कौन से हैं मैं थोड़ा बता देता हूँ आप लोगों को। फॉर एग्जांपल, इसमें मैकेनिक्स है, ऑप्टिक्स है और न्यूक्लियर फिजिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स है, उसके बाद सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, थर्मल फिजिक्स है एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसके बाद इसमें वेव अकॉस्टिक्स एंड ऑसिलेशन है, और लास्ट टॉपिक इसमें एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स है। तो ये हमारे टोटल 9 टॉपिक इसमें दे रखे हैं। तो हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है ऑप्टिक्स। तो फ्रेंड्स, ऑप्टिक्स में प्रीवियस ईयर में उत्तराखंड जो एलटी के पेपर हुए हैं उसमें कैसे इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं और कितने क्वेश्चन आए हैं उसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दूं, उसके बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो कुछ ऐसे इसमें क्वेश्चन बने हुए हैं। 2015 जो एलटी का पेपर था उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद 2018 में 3 क्वेश्चन बने हुए हैं। आप लोग इसको देख लेना, ये पेपर प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, और एल टी 2021 में 4 क्वेश्चन बने हुए हैं। तो एक, फिर उसके बाद 3, उसके बाद फिर 4। तो क्या आइडिया इसमें लग सकता है? कुछ खास आइडिया नहीं लगा सकते, क्योंकि कितने भी क्वेश्चन इसके बन सकते हैं। तो हो सकता है कि एक दो ही क्वेश्चन बने या हो सकता है कि ज़्यादा भी बन जाएँ। तो इससे हमें कोई लेना नहीं है, हमें तो टॉपिक पूरा अच्छे से करना है तो करना है, तो उसको हम लोग फोकस करेंगे। तो हम आ जाते हैं, इसके आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले हम लोग देखें कि ऑप्टिक्स में यहाँ पर जो सब पॉइंट्स हैं वो क्या क्या हैं। इसके अंदर इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, और साथ में इसने जो लिखा हुआ है ना, एसोसिएटेड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ये इस कैसे हम लोग की इसके जो पोर्शन है, इसका जो सिलेबस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है ये वाला। क्योंकि एसोसिएटेड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में मतलब ये हुआ कि इनमें जो जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो रहे हैं उनसे भी क्वेश्चन बनेंगे। और इनमें जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, मिरर तो यूज नहीं होता, मिरर का चलो हम लोग नहीं करेंगे, लेंस इसमें यूज होगा। और साथ में अगर हम देखें तो इसमें स्फेरिकल सर्फेसेस भी यूज होते हैं, और साथ में हम देखें तो इसमें प्रिज्म के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो इसलिए हमें ये सारे टॉपिक भी यहाँ पर करने पड़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला हुआ ऑप्टिक्स है, या आप कह सकते हैं कि ऑप्टिक्स के अंदर आज हम लोग जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने भी देखा था कि जो एसोसिएटेड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है ना, इसकी वजह से हमारा जो सिलेबस है वो बढ़ गया है। इसमें हमें लेंस पढ़ने पड़ेंगे। अगर लेंस पढ़ना है तो रिफ्रैक्शन समझ में आना चाहिए, और रिफ्रैक्शन रिलेटेड रहता है किससे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से।
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है डिफरेंट मीडियम का डिफरेंट डिफरेंट, इसलिए हमें रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। ये अभी हम समझेंगे, ठीक है। इससे पहले ऑप्टिक्स में हम समझते हैं या हम जिसकी बात करते हैं वो मेनली होती है लाइट। लाइट की प्रॉपर्टीज़ या फिर लाइट के बारे में हम लोग यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस कर रहे होते हैं। तो लाइट को थोड़ा हमें एक बेसिक आइडिया रहना चाहिए। तो लाइट क्या होती है, सिंपल, हमें जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको ये दिखाने का काम करती है। जैसे कि ये एक नॉन ल्यूमिनस है, इसमें अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, लाइट के प्रेजेंस में देख सकते हैं। तो एक जनरल डेफिनेशन क्या होती है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन एनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। तो एक लाइट क्या होती है, एक टाइप की एनर्जी है जो हमें ऑब्जेक्ट्स को दिखा सकने में क्या है, सक्षम है, ठीक है। तो ये इसकी हिंदी में डेफिनेशन हो जाएगी। जो हिंदी वाले हैं वो भी आप लोग लिख सकते हैं। जनरल सी वैसे लैंग्वेज है तो कोई दिक्कत नहीं है हिंदी इंग्लिश से। हमें वैसे भी कोई नोट्स ज़्यादा थियोटिकल नोट्स नहीं बनाने हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसमें मेन पॉइंट आता है यहाँ से, क्योंकि हम लेंस पढ़ रहे तो हमें रिफ्रैक्शन समझ में आना चाहिए, तो हम रिफ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे। तो रिफ्रैक्शन जनरली क्या होता है, जब भी हम लोग एक मीडियम मान लो एयर है, एयर में हमने क्या कर दिया, उसके साथ में हमने एक ग्लास ले लिया, ये मान लेते हैं ग्लास होता। तो जब हम क्या करते हैं, लाइट जब एयर से इस ग्लास के अंदर ट्रैवल करती है, तो जहाँ हम लाइट के पाथ को एक्सपेक्ट करते हैं वहाँ लाइट का पाथ होता नहीं है। तो जैसे लाइट मान लो यहाँ से आ रही है, ऐसे हम टॉर्च की लाइट को भेजें तो हम सोचेंगे कि यहाँ से बाहर निकलेगी, तो हो सकता है वो किसी अदर पॉइंट से यहाँ इधर को मुड़ रही हो, ऐसे निकल रही हो नीचे की ओर, तो ये लाइट का पाथ बन रहा हो इधर की ओर, हम इधर सोच रहे होंगे, लाइट इधर ट्रैवल कर रही होगी। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, यही हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हम लोग देखते हैं कि जो लाइट होती है उसमें मीडियम अगर जब चेंज होता है तो मीडियम चेंज होने से लाइट का रिफ्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर एयर से जब अंदर प्रवेश कर रही है लाइट, तो वहाँ पर हो रहा है क्या, रिफ्रैक्शन। इसी के संबंध में स्नेल एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने कुछ लॉज दिए, डेफिनेशन दी, उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो क्या कह सकते हैं हम लोग, बेंडिंग ऑफ लाइट रे फ्रॉम इट्स पाथ। तो अपने पाथ से बेंड होना, कब, इन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जहाँ पर मीडियम चेंज करती है ना, तो वहाँ पर क्या आता है, लाइट का रिफ्रैक्शन हो जाता है। इसको अगर हम डायग्राम से समझें तो मान लो एक डायग्राम में ये ऊपर को, इधर से ऊपर की ओर एयर है, नीचे को मान लो ग्लास होता है, जैसा मैंने अभी बताया था आप लोगों को, ऐसा इसको इमेजिन करेंगे। यहाँ ऊपर एयर है तो ये कौन है, पूरा इसके अंदर मान लो ये पूरा ग्लास है, मान लो सॉलिड होता पूरा, हाँ, ऐसा हम इमेजिन कर लेंगे। तो जब लाइट को यहाँ से हम इसमें ट्रैवल कराएंगे तो लाइट नीचे कैसे ट्रैवल करेगी, वो कुछ ऐसे करेगी, देखो। तो ये लाइट में, ये जो लाइट है ये हमने ऐसे ट्रैवल कराया है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। तो लाइट क्या होती है, यहाँ पर से बैंड हो जाती है अपने पाथ से, और ये एंगल कौन सा बनता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। नॉर्मल के साथ ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ क्या होता है, रिफ्रैक्शन यहाँ पर बनता है। तो यहाँ पर स्नेल ने ये देखा, इसमें एक रिलेशन आता है कि अगर हम साइन आई और साइन आर का रेशियो निकालें, साइन आई अपॉन साइन आर, तो ये इक्वल टू होता है एन, एक कांस्टेंट होता है, और इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मेन पॉइंट यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का निकल के आता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली स्टार्टिंग में क्या समझा जाता था कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये मीडियम पर डिपेंड करेगा। मीडियम पर डिपेंड करने का मतलब क्या है कि मीडियम जितना सॉलिड होगा ना, उतना ही हम लोग कहते हैं कि लाइट अपने जो पाथ होगा उससे ज़्यादा डेविएट होगी। ये ठीक भी था स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो। इसमें पर लेकिन क्या होता है, जैसे लाइट रे एयर से ग्लास में जा रही है तो यहाँ पर ये कुछ इतना एंगल बन रहा है। अगर यहाँ मान लो वाटर होता, यहाँ क्या होता, ग्लास होता, तो हो सकता है कि इसका जो डेविएशन है वो फिर डिफरेंट हो रहा होता। तो कुल मिला के अगर हम देखें, ये दोनों मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो इस मीडियम पर भी डिपेंड करता है, इस मीडियम पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि इन्हीं का जो रेशियो है उसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह रहे हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अगर हम देखें, ये हम कैसे निकालेंगे, तो हमें फाइंड करते हैं n2 अपॉन n1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 लेके चलते हैं। जैसे मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू 1n2, तो केवल n नहीं लिखेंगे, 1n2, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 पढ़ते हैं इसे, याद रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो इसीलिए मैंने क्या लिखा है इसके आगे, n2 अपॉन में n1 लिखा है। ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने का फॉर्मूला। इसको थोड़ा सा और आगे देखते हैं। पहले हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझ लेते हैं, जान लेते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम देखें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रिलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ टू मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये रिलेटिव प्रॉपर्टी होती है दो मीडियम की। इस वाले को थोड़ा बाद में समझते हैं, पहले यहाँ आ जाओ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो याद रखना, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं उस मीडियम में जो लाइट की स्पीड होगी उससे
हम लाइट की स्पीड को, एयर में जो लाइट की स्पीड है उसको हम डिवाइड कर देंगे, तो उससे हमारा क्या निकलता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं वैक्यूम का, तो वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना होगा तो फॉर्मूला बनेगा सी अपॉन में वी। सी तो यहाँ पर फिक्स रहेगा पर वी चेंज होगा मीडियम के अकॉर्डिंग। अभी हम किसका निकाल रहे हैं, वैक्यूम का, तो याद रखना सी लाइट की स्पीड है और वैक्यूम में भी लाइट की स्पीड कितनी होती है, सी ही तो होती है, तो सी से सी क्या हो जाएगा, कैंसिल और वन आ जाएगा। तो इसलिए जो वैक्यूम होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें कितना मिलता है, वन मिलता है। अब अगर हम चले जाएँ वाटर में, इसको इमेजिन करना, तो वाटर में क्या होगा, जो लाइट की स्पीड है ना वो धीरे हो जाएगी थोड़ा सा, क्योंकि वाटर क्या है, एक डेंसर मीडियम है जिसमें लाइट की स्पीड क्या होती है, कम होती है। जितना डेंसिटी बढ़ते जाती है उतनी लाइट की स्पीड कम होती रहती है, ये पॉइंट याद रखना है। तो जैसे ही हम लोग वाटर में जाएंगे तो वाटर में स्पीड कम हो जाएगी, तो वाटर में स्पीड कम होगी तो वी की वैल्यू कम होगी यहाँ पर। तो जैसे ही वी कम होगा तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा, एक से हमें ज़्यादा मिलने लगेगा। तो 1.000 कुछ 7 इस टाइप से इसका फॉर्मूला हमें मिल जाता है किसका, वाटर के लिए। तो जैसे जैसे हम क्या करते हैं, मीडियम डेंसर होते रहता है, वैसे ही हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी इंक्रीज होते रहता है। अब इसमें यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला निकल के आया, तो वो हमारा पहले था साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन। बाद में हमने इसको क्या कहा, ये रिलेटिव है, दोनों पर डिपेंड करता है, तो साइन आई अपॉन साइन आर को हम कहते हैं, रिलेटिव को कैसे देखते हैं यार ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू वन। टू मतलब जिसमें लाइट जा रही है, वन मतलब जिससे लाइट आ रही थी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू, वैसे पढ़ते हैं इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू वन। और इसको हम लिखेंगे ऐसे एन टू अपॉन में एन वन। तो जहाँ लाइट जा रही है उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जिससे लाइट आ रही थी उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करेंगे, तो ये निकल जाएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ तक का आप लोगों को ये समझ में आया, तो हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। सही है, तो अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो पॉइंट आप लोग बार बार इसको देखेंगे और इमेजिन करेंगे तो आप लोगों को आराम से समझ में आएगा। ठीक है, वैसे भी छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई हैं तो मुझे लगता है कि आ जानी चाहिए। इसके बाद इसमें हम आ जाते हैं आगे, नेक्स्ट में इसमें क्या आता है, मीडियम इन सीरीज। एक पॉइंट हमारा बनेगा मीडियम इन सीरीज, तो इसको हम क्यों कर रहे हैं अभी आप लोगों को ये समझ में आएगा। तो ये मान लेते हैं यहाँ पास कुछ, यहाँ पर हमने जो डायग्राम बना रखा है इसमें ये जो रहेगा ये फर्स्ट मीडियम है, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट मीडियम, और ये है सेकंड मीडियम। तो जो लाइट रे है, अगर यहाँ हम देखें, ये जो लाइट रे है, अगर ये लाइट रे यहाँ से, ये मान लो इंसिडेंट लाइट है और ये मान लेते हैं रिफ्रैक्टेड लाइट है, और ये मान लो फिर से एयर मान लेते हैं, चलो इसको ऐसे मान लो एयर, और इसको मान लेते हैं ग्लास, ये हमने मान लिया मीडियम। तो ये कौन हो गया, रेयर मीडियम, ये हो गया डेंसर मीडियम। तो लाइट जैसे ही इससे इसमें ट्रैवल करती है, यहाँ से यहाँ को आएगी, तो यहाँ एंगल बन रहा है आई और यहाँ एंगल बन रहा होगा आर। तो यहाँ अगर हम स्नेल्स लॉ लगा देंगे, यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो बन जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर। फॉर्मूला बनेगा, देखो मैंने क्या बोला था अभी, जिसमें लाइट रे जा रही होगी उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जिससे लाइट आ रही होगी उससे उसको डिवाइड कर देंगे, तो एन ए। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए एन जी। सिक्वेंस वही रहेगा, एयर से जा रही है कहाँ, ग्लास में, तो ए एन जी, एयर और ये ग्लास। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी इसमें इसको क्वेश्चन नंबर 1 बोल देता हूँ। अब एक बार सोचो, इस प्रोसेस को हम अगर रिवर्स कर दें, हम लाइट को यहाँ से ट्रैवल कराएं, तो लाइट क्या होती है, यहाँ से बाहर निकलती है। तो उस कंडीशन में ये वाला एंगल कौन बन जाएगा, ये वैसे हमने आर लिखा है और ये कितना आई है, पर इसको प्रोसेस को हम उल्टा करेंगे, देखना क्या लिखेंगे। तो ये हम लिख सकते हैं इसको साइन आर अपॉन साइन आई। ये चीज़ समझ में आई, बताओ। यहाँ से हम लाइट को रिवर्स कर रहे हैं तो हमें ये क्या बन गया, साइन आर अपॉन में कितना, साइन आई इक्वल्स टू, अब यहाँ क्या होगा, 2n1, या इसको हम कह सकते हैं जी एन, जी स्मॉल लिखा है, जी एन ए, ये बन जाएगा, क्योंकि कहाँ लाइट जा रही है, ग्लास टू एयर जा रही है, तो जी एन ए, ये रिवर्स प्रोसेस है। तो अगर हम क्या कर दें, इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दें, तो बनेगा साइन आई अपॉन साइन आर, इंटू में हो जाएगा साइन आर अपॉन में साइन आई, यहाँ बन जाएगा ए एन जी इंटू जी एन ए। ये पॉइंट समझ में आया सबको। अब यहाँ पर हम लोग देखें तो जो साइन आई है
ये साइन आई से कैंसिल, साइन आर है वो साइन आर से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ इक्वेशन कितना बन गया 1, तो आया ANG इंटू GNA। तो यहाँ अगर फाइन करें हम GNA तो ANG कहाँ आएगा अपॉन में, तो GNA इक्वल टू आ गया 1 अपॉन ANG। ये एक फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये बन जाता है, GNA इक्वल टू 1 अपॉन ANG। तो कुल मिला के अगर हमें मान लो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में दिया हो, तो हम ग्लास एयर का रिस्पेक्टिव इंडेक्स ग्लास के जो रिस्पेक्ट में है वो हम फाइंड कर सकते हैं। अगर ANG दिया है तो हम क्या निकाल सकते हैं, GNA निकाल सकते हैं। मतलब अगर लाइट एयर से लेके ग्लास में जा रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहलाएगा, ANG। अब हमें उल्टा चाहिए, मान लो न्यूमेरिकल में G से A में चाहिए, तो हम GNA को कैसे निकालेंगे, उसका जस्ट अपोजिट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं 3/2 दिया है, तो हम ग्लास के रिस्पेक्ट में एयर का कैसे निकालेंगे, इसका उल्टा कर देंगे, तो 2/3 इसका हमें आंसर मिल जाएगा। इसका क्वेश्चन बना हुआ है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अभी, ठीक है, ये पेपर में भी आया हुआ है क्वेश्चन। यहाँ तक का ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर हम देखें, ये तो 2 मीडियम के लिए था, अगर मान लो 3 मीडियम है, इसको एयर मान लेते हैं, इसको वाटर मान लो, इसको ग्लास मान लो, फिर ये बाद में कौन आ गया, एयर आ गया, तो मीडियम कितने हुए, एयर वाटर और ग्लास 3 ही हुए। अब कोई लाइट रे को हम मान लें कि ये लाइट रे इंसिडेंट यहाँ से हो रही है, ये है इंसिडेंट लाइट और ये है एंगल आई। यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो जाएगा, मीडियम चेंज हो रहा है एयर टू वाटर, तो लाइट रे कुछ रिफ्रैक्ट होगी तो टूवर्ड्स नॉर्मल बैंड हो जाएगी, कहाँ की ओर, नॉर्मल की ओर बैंड हो जाएगी ये। फिर अगर हम यहाँ पर देखें तो फिर से रिफ्रैक्शन होगा, तो फिर लाइट ऐसे जा रही है, अब ये कहाँ जा रही है, वाटर टू ग्लास, डेंसर मीडियम में फिर से कहाँ होगी, नॉर्मल की ओर फिर से बैंड हो जाएगी। ये हमें लाइट का पाथ मिलेगा। पर अब ग्लास टू एयर जा रही है, तो जब ग्लास से एयर में जाती है तो लाइट क्या होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाती है, तो बिल्कुल इसका पाथ वो रहता है जो कि इसका इनिशियल पाथ रहा होगा, इनिशियल के पैरेलल। तो इनिशियल के पैरेलल हम इसको कुछ ऐसे डिनोट करेंगे, ये इसका पाथ बनेगा। अब फर्स्ट में यहाँ पर हो रहा है, देखो आई है, इस एंगल को मान लो आर, रिफ्रैक्शन हुआ, अगर ये वाला एंगल आर है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, आर होगा। और ये एंगल अगर आर है तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कितना है, आर डैश मान लेते हैं, ये रिफ्रैक्शन हो रहा है तो कितना मान लेते हैं, आर डैश, ये मान लेंगे। अगर ये आर डैश है तो फिर ये भी कितना होगा, आर डैश होगा। अब यहाँ हम लोग मान लेते हैं कि जो बाहर जा रही है इसको हम बोलते हैं इमर्जेंट रे, सही है। और ये जो लाइट यहाँ पर एंगल बना रही होगी, रिफ्रैक्शन एंगल, ये हो जाएगा आई। क्यों होगा सेम, क्योंकि मैंने बोला था जितने पर आ रही है ये उतने पर ही जाती है, या हम कहते हैं ये वाली लाइट इसके पैरेलल होती है, तो ये सेम एंगल बना रहे होंगे। अब यहाँ पर जो स्नेल्स लॉ होगा या रिफ्रैक्शन का लॉ होगा वो 3 पॉइंट पर लगेगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, क्योंकि तीनों पॉइंट पर क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है। तो इसमें लगा देते हैं सबसे पहले इस पॉइंट पर, तो क्या बन जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू बनेगा, ANW बन रहा है, एयर से कहाँ जा रही है, वाटर में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर यहाँ पर लगाओ साइन आर अपॉन साइन आर डैश इक्वल्स टू बनेगा WNG, इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद यहाँ लगाएंगे तो फिर बनेगा साइन आर डैश अपॉन साइन आई, ये होगा GNA, इक्वेशन नंबर 3 होगी। ये तीनों इक्वेशन को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा, साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आर डैश इंटू साइन आर डैश अपॉन साइन आई इक्वल्स टू ANW फर्स्ट है, नेक्स्ट है WNG, नेक्स्ट है GNA। तो यहाँ साइन आई से साइन आई कैंसिल, साइन आर डैश से साइन आर डैश कैंसिल, साइन आर से साइन आर कैंसिल, तो क्या बचा फिर से 1, कितना आया, ANW इंटू WNG इंटू GNA,
ये हमें मिल रहा है। यहाँ तक का समझ में आया होगा। ये शायद दिख नहीं रहा था, सॉरी। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन कुछ नहीं है, नॉर्मल हमने क्या कर रखा है इसमें, देखो ये साइन आई अपॉन साइन आर था, ये सारे इक्वेशन लिखे तो ये सबको मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, और यहाँ वाले राइट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब उसके बाद यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, अगर हम इसमें फाइन कर दें डब्ल्यू एन जी, क्या निकालें डब्ल्यू एन जी, क्यों निकाले भी समझ में आएगा। ठीक है, डब्ल्यू एन जी अगर हम फाइन करें डब्ल्यू एन जी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, क्वांटिटी इसके अपॉन में चले जाएंगी, तो वन अपॉन क्या आ जाएगा, ए एन डब्ल्यू, साथ में आ जाएगा जी एन ए। तो डब्ल्यू एन जी कैसे निकालेंगे देखना, जे एन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी मैंने फाइन कर रखा ऊपर, ये जे एन ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन ए एन जी। तो फिर जो वन अपॉन ए एन जी होगा वो कहाँ जाएगा, ऊपर, क्या बन जाएगा, ए एन जी अपॉन ए एन डब्ल्यू। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि ज़्यादातर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं क्वेश्चन में, जो हमें गिवन रहते हैं, तो वो एयर के रिस्पेक्ट में गिवन होते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, एयर के। इसलिए मैंने जे एन ए को भी ए एन जी लिखा, और ए एन डब्ल्यू पहले से था, इसको ऐसे ही रहने दिया। तो अगर हमें ए एन जी और ए एन डब्ल्यू दिया हो तो हम किसी वैल्यू निकाल सकते हैं, डब्ल्यू एन जी निकाल सकते हैं। हम निकाल सकते हैं कि वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये हम फाइंड कर पाएंगे यदि हमें ए एन जी और ए एन डब्ल्यू दोनों दिए हुए हैं। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। कैसे फॉर्मूला याद रख सकते हैं, जैसे कि हमने देखा कि जी एन, जैसे डब्ल्यू एन जी है, तो डब्ल्यू एन जी में क्या होगा, जो डब्ल्यू होगा ना वो नीचे आएगा, इसके हम रिस्पेक्ट फाइंड करें, जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे होते हैं वो चीज़ नीचे आती है। तो ये एन जी अपॉन एन डब्ल्यू है वैसे, क्योंकि हम लोग रिलेटिव बात करते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो हमें यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में लेना पड़ेगा, किसी के तो लेना पड़ेगा, तो हमने किसके लिया, एयर के लिया है। अच्छा, इसको ही पॉइंट समझो, जैसे क्वेश्चन में कहे, क्वेश्चन में तुम्हें गिवन हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 3/2, समझना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 3/2, तो हम इसको एन जी इक्वल टू 3/2 नहीं लिखेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना, 3/2, वैसे तो हम लोग इतना ही क्वेश्चन में दिया है तो हम ये समझ रहे हैं, पर इसको ऐसा लिखा नहीं जाता, किसी के रिस्पेक्ट में लिखते हैं। तो हम क्या समझेंगे उसको, जब दिया नहीं होगा ना तो उसको एयर मान लेना। तो क्वेश्चन में अगर ये कहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 3/2, पर हम उसको क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू 3/2। तो किसी के रिस्पेक्ट में नहीं दिया होगा तो हम उसको एयर के ही रिस्पेक्ट में मान लेते हैं। यहाँ तक का आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी। इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे इसमें बढ़ेंगे आज के लेक्चर में, ठीक है। तो थोड़ा सा और देख लेते हैं। इसके बाद मैं एक और पॉइंट यहाँ पर आप लोगों को बताना चाह रहा था, वो ये, ठीक है, हाँ। तो इसमें एक पॉइंट आता है, ये भी इससे रिलेटेड है, इसको साथ में कर लेते हैं, क्रिटिकल एंगल। इसको बता देता हूँ हम लोगों को, क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल हम लोग अगर नॉर्मली इसको समझें, क्या होता है, ये जो ट्रांसपेरेंट सर्फेसेस रहते हैं वहीं पर हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि ग्लास स्लैब मान लो, तो किसी ग्लास स्लैब में इमेजिन करो, ये ग्लास स्लैब है जो मैंने बना रखा है, ये क्या है, ग्लास है, तो इसको जी कह देते हैं, इसको कह दो एयर। तो होता क्या है, इस ग्लास में अगर मान लो कोई लाइट रे ऐसे ट्रैवल कर रही है, ये कोई लाइट रे आ रही है, तो होता क्या है, जब ग्लास से एयर में जाएगी तो ये क्या होता है, नॉर्मल से दूर हटती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होती है ऐसे। अब सोचो, अगर हम इस लाइट रे को और नीचे की ओर बढ़ाएं, मतलब जो यहाँ पर आई है ना, इस वाला एंगल, इस आई को अगर हम इंक्रीज करें, ये भी कौन है, आर है, रिफ्रैक्शन तो है सेम। तो जो लाइट ग्लास से होके आ रही है उस वाले लाइट रे का मैं एंगल को इंक्रीज कर रहा हूँ, तो मैं आई को बढ़ा रहा हूँ, इधर को लाइट को और खिसकाऊंगा मैं। तो जब मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये लाइट रे और ऊपर जाएगी। तो इसको मैं अगर यहाँ, इसको हम बढ़ाते रहें तो एक कंडीशन ऐसी आएगी ना, जब आर ऐसे चले जाएगी, ये आर का पाथ बिल्कुल ये हो जाएगा। तो मान लो कि मैंने इसको बढ़ा दिया, सॉरी, ये मान लेते हैं ये लाइट रे यहाँ आ गई, तो फिर क्या होगा, ये लाइट रे ऐसे चलेगी, मान लेते हैं ये एंगल कौन है, आई, और ये वाला एंगल कितना है, आर, पर आर कितना हो गया, 90 डिग्री। तो इसी वाले एंगल, जहाँ पर या जिस एंगल के लिए जो हमारा रिफ्रैक्शन एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, उसको बोलते हैं हम क्रिटिकल एंगल, सी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ये पॉइंट अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया, मैं फिर से इसको समझा देता हूँ। तो ये वाला क्या है, ग्लास है, डेंसर मीडियम कहो, ये कौन है, एयर है।
तो लाइट रे जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रैवल करती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होती है, क्योंकि इसकी स्पीड, जो लाइट की स्पीड है, वेलोसिटी है, वो इंक्रीज हो जाती है, इसलिए इधर की ओर बैंड होती है। तो यहाँ हमने कोई लाइट रे को इंसिडेंट किया ऐसे, और ये क्या होगी, थोड़ा सा बैंड होगी। अब अगर मैं डेंसर मीडियम में आई एंगल को इंक्रीज कर दूँ तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये वाला एंगल ऊपर की ओर जाएगा, ये लाइट ऊपर जाएगी, इसको मैं नीचे लाऊंगा तो ऊपर जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पर इसको बढ़ाते जाऊँ बढ़ाते जाऊँ बढ़ाते जाऊँ, एक ऐसी कंडीशन आएगी जबकि ये वाली लाइट ये इसके पैरेलल हो जाएगी, ग्लास सरफेस के पैरेलल। तो अगर ये पैरेलल होगी तो आर कितना बन गया, 90 डिग्री। तो मैं कह रहा हूँ वो एक स्पेसिफिक जो एंगल होगा जिसके लिए कि आर की वैल्यू रिफ्रैक्शन 90 हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो ये हमने ऊपर लिखा भी है, क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ही होता है, पर एक पर्टिकुलर एंगल होता है इन द डेंसर मीडियम। तो बनता कहाँ है, डेंसर मीडियम में, फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयर मीडियम इज 90 डिग्री। तो जिसके लिए क्या होता है, रेयर मीडियम में जो रिफ्रैक्शन एंगल होता है वो 90 डिग्री हो जाता है। तो हमने क्या कहा, क्रिटिकल एंगल एक ऐसा एंगल, एक ऐसा जो क्या कह सकते हैं उसको, आपतन कोण होता है कहाँ, डेंसर मीडियम में। तो क्या कहेंगे उसको, क्रिटिकल एंगल जो है इसको हम बोलते हैं क्रांतिक कोण। हिंदी में कहेंगे क्रांतिक कोण। किसमें, क्या बोलते हैं इसको, ठोस माध्यम में एक ऐसा कोण या ऐसा आपतन कोण होता है जिसके लिए रेयर मीडियम या उसको हम बोलेंगे विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। तो ये हम लोग इसकी डेफिनेशन बना लेंगे। उसके बाद हमारे पास एक और पॉइंट आता है इसमें, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है ना, अगर हम इस क्रिटिकल एंगल को और बढ़ा दें, इमेजिन करो एक बार, क्रिटिकल एंगल को अगर हम और ज़्यादा इंक्रीज कर दें तो क्या होगा, जो लाइट रे यहाँ ये ना, ये वापस चले जाएगी ऊपर को। तो वही चीज़ हमें यहाँ पर करनी है। इसको हम अगर रिप्रेजेंट करें, ये मान लो हमने इसको और इंक्रीज कर दिया, ये वाला एंगल अब क्या हो गया है, आई जो है ना इंसिडेंट एंगल, ये किससे बड़ा हो गया है, सी से बड़ा हो गया। सी तो ये था, तो आई को मैंने और बड़ा कर दिया। इस कंडीशन में क्या होगा, लाइट रे वापस डेंसर मीडियम में ट्रैवल करने लगती है। इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन हो गया, देखो ये इंटरनली रिफ्लेक्ट होगी लाइट, ये इसलिए इसको क्या नाम दिया है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमने इसको नाम दिया है। क्या कहेंगे डेफिनेशन में, व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड द क्रिटिकल एंगल, अगर हम इसको क्रिटिकल एंगल से भी बढ़ा दें, then the ray of light is reflected back completely into the denser medium. This phenomenon is called total internal reflection. यही जो phenomenon है, क्रियाविधि है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, total internal reflection कह देते हैं। आई होप कि आप लोगों को यहाँ पर ये चीज़ क्लियर होगी। अगर ये चीज़ समझ आ रही, इसको इमेजिन करो आप लोग, ठीक है, इमेजिन करेंगे बार बार, अगर वीडियो को फिर से पॉज करके दोबारा देखेंगे तो ये आप लोगों को डेफिनेटली समझ में आएगा। इसके बाद अगर हम देखें, एक रिलेशन आता है इसमें, क्रिटिकल एंगल एंड जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी यूज होगा, रिलेशन बिटवीन सी एंड ए एन जी। ए एन जी मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, सी मतलब है क्रिटिकल एंगल। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, देखना। इसको मान लेते हैं कि एक ग्लास है मीडियम, ठीक है, यहाँ से कोई लाइट रे आई और ये एंगल मान लेते हैं वो एंगल था जिसके लिए कि आर की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री हो गई थी, ऐसा हम मान लेते हैं, आर इक्वल्स टू 90। तो अगर मैं यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाऊँ तो बन जाएगा साइन सी अपॉन साइन आर। ये तो सभी को पता है, यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो हम स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं, साइन सी अपॉन साइन आर इक्वल्स टू, ये है कौन, जी, ये है कौन, एयर। क्या बन गया बताओ, जी एन ए। कहाँ से जा रही है, ग्लास से एयर में, तो इसी सिक्वेंस में इसको लिखते हैं हम लोग, तो जी एन ए। अब साइन सी तो ऐसे ही रहेगा, साइन सी को ऐसे ही रहने देंगे, पर यहाँ पर जो साइन आर है ना, ये 90 डिग्री है, तो साइन ये हो जाएगा 90 इक्वल्स टू बन गया जी एन ए। यहाँ तक ठीक है। तो ये आ जाएगा साइन सी अपॉन साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो ये आ गया जी एन ए। तो क्या बन गया यहाँ से इक्वेशन, साइन सी, जी एन ए को मैं क्या लिखूँ, 1 अपॉन ए एन जी, अभी पीछे का रखा हमने, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में ए एन जी लिख सकते हैं। तो ये एक इसका फॉर्मूला हम लोग
रिलेशन इसका ये होता है, साइन सी कुछ होता है 1 में ANG। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। लास्ट में एक और चीज़ याद रख लो, कंडीशन अगर आती है कि जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, कौन सा, ये वाला अभी हमने जो किया था, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कुछ कंडीशंस आती हैं। तो कंडीशन नंबर 1 क्या होती है कि हमेशा जो लाइट रे है वो कहाँ जानी चाहिए, डेंसर डेंसर टू रेयर मीडियम। याद रखना, लाइट रे हमेशा ट्रैवल करेगी कहाँ से, डेंसर से रेयर मीडियम में, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमें मिलेगा। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, डेंसर मीडियम से कहाँ लाइट ट्रैवल करनी चाहिए, रेयर मीडियम में। तो लाइट शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। सेकेंड जो इसकी कंडीशन आती है, जो क्रिटिकल एंगल होगा, याद रखना, सॉरी, इंसिडेंट एंगल जो होगा आई, ये बड़ा होना चाहिए किससे, क्रिटिकल एंगल से। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या कह सकते हैं, शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो ये अगर किससे है, क्रिटिकल एंगल से भी अगर ज़्यादा बड़ा है, तो उस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिलता है। तो ये हमारे पास सारे जो पॉइंट्स थे, आप लोगों को ये समझ में आए होंगे। अगर ये समझ में आप लोगों को नहीं आए तो आप कमेंट करिएगा, मैं इसको फिर से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ। तो जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड आज प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ, फिर हम लोग आज के जो क्वेश्चन हैं टॉपिक से रिलेटेड उसमें हम चलेंगे। तो होता क्या है, जब भी कोई लाइट रे रिफ्रैक्ट होती है, तो रिफ्रैक्ट तब होगी जब वहाँ पर कोई मीडियम चेंज होगा। जैसे कि मान लो यहाँ पर है लाइट रे, यहाँ से आई और ये एयर मान लें, और यहाँ पर क्या मान लेते हैं, यहाँ पर ये मीडियम चेंज हो रहा है, तो यहाँ से क्या होगी, लाइट रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो जब लाइट रे रिफ्रैक्ट होती है, इनमें से कौन कौन सी चेंज, क्वांटिटी चेंज हो जाती है, वो आप लोग याद रखेंगे। लाइट की जो वेवलेंथ होती है, ध्यान देना, लाइट की वेवलेंथ ये हो जाती चेंज। जब लाइट क्या होगा, इस मीडियम से इस मीडियम में आएगी, तो इसकी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। नंबर 3 हम लोग देखेंगे इसकी इंटेंसिटी, क्या इंटेंसिटी जो होती है वो चेंज होती है। तो जब भी लाइट रे रिफ्रैक्ट होती है, हम कहते हैं वन मीडियम टू अनदर मीडियम ट्रैवल करती है, वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो उस कंडीशन में वेवलेंथ, वेलोसिटी, इंटेंसिटी, ये याद रखना, ये वो प्रॉपर्टीज होती हैं लाइट की जो क्या होती है, चेंज हो जाती हैं। तो सेम कौन रहता है, फ्रीक्वेंसी याद रखना, क्या रहेगी सेम, फ्रीक्वेंसी जो रहती है लाइट की वो सेम बनी रहती है। ये हम लोग इसमें याद रहेंगे, जो एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी है, वो सेम बनी रहेगी। अब आते हैं हम लोग प्रॉब्लम में। तो जो मैंने यहाँ पर प्रॉब्लम्स ली हुई हैं, जो क्वेश्चंस लिए हुए हैं, ये मैक्सिमम तो प्रीवियस ईयर एलटी या फिर लेक्चर में आए हुए हैं, और इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने बाहर जो एग्जाम में आए हुए हैं एलटी और लेक्चर के, वो भी मैंने इसमें ऐड किए हुए हैं। तो जो हमारा टॉपिक है सबका सारे क्वेश्चन उससे रिलेटेड रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक लाइट passes from vacuum to a material medium, then which of the following characteristics of light beam does not change। तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें चेंज नहीं होंगी, हमें पता है कौन चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। अच्छा, डज नॉट चेंज कर रहा है, तो देखो कौन चेंज नहीं होगा इसमें से, वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, सॉरी, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी, वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, तो इसका आंसर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी बना हुआ है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये हमें दे रखा है 3/2 एंड 4/3। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू हमें फाइंड करना है वाटर। तो ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कल कराया है डेरिवेशन इसका, फिर भी हम लोग कर लेते हैं एक बार और। तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ गिवन है, देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, एयर के रिस्पेक्ट दिया है, तो हमें ANG दिया है और ANW दिया है, ANW ये गिवन है। ANG हमें गिवन है 3/2 और ANW हमें गिवन है 4/3, 4/3। तो हमें फाइंड क्या करना है, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो हमें निकालना है वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, WNG। तो हम इसको क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है ANG अपॉन ANW, ये कल बताया था मैंने, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है उसको हम अपॉन में लिखते हैं। तो ANG की वैल्यू कितनी होगी, 3/2, और इसकी वैल्यू कितनी है, 4/3। ये 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो 9/8 इसका आंसर हो जाएगा। इसमें दिया होगा ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें थर्ड क्वेश्चन है, इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मैक्सिमम डेविएशन ऑफ द रे विल बी। बात कर रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। सबसे पहले हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को यहाँ पर एक और डायग्राम बना देते हैं इसके लिए। तो इसमें लाइट रे क्या होती है,
ये आती है डेंसर मीडियम से और फिर से वापस कहाँ चली जाती है, डेंसर मीडियम में ही चली जाती है। इसको हम बोलते हैं टोटेंटर रिफ्लेक्शन। इसमें जो रहेगा, मान लो एंगल कौन है, इसमें इसने आई सी लिखा है तो हम इसको आई सी लिख देते हैं। तो यहाँ वाला एंगल भी कितना रहेगा, आई सी होगा, क्योंकि ये हो गया इंसिडेंट लाइट और ये होगी रिफ्लेक्टेड, तो यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूज होगा, तो ये दोनों एंगल सेम हो जाएंगे। अब हम देखें, ये इनिशियल में लाइट कहाँ जा रही थी, देखो इस डायरेक्शन में जा रही थी। अगर ये वाली कंडीशन नहीं होती तो क्या होता, लाइट ऐसे जाती, पर लाइट रे ऐसे आ रही थी, अब गई ऐसे, तो हम ये कहेंगे क्या है, ये एंगल ऑफ डेविएशन है। डेविएशन का मतलब क्या हुआ, कितना लाइट अपने पाथ से डेविएट हो गई है, विचलित हो गई है। तो जा ऐसे रही थी, अब जा ऐसे रही है। इनिशियल डायरेक्शन और फाइनल डायरेक्शन के बीच में ही बनेगा एंगल ऑफ डेविएशन। अब अगर हम इसको, ये वाली लाइट को पीछे बढ़ा दें जो आगे जा रही है, ये, तो अगर ये एंगल डेल्टा एम है तो ये इसके फ्रंट वाला एंगल भी कितना होगा, डेल्टा एम ही होगा, तो इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। अब आप लोगों को इसमें एक चीज दिख रहा होगा, जो डेल्टा एम है प्लस जो कौन है, आई सी है, फिर एक प्लस एंगल कौन सा आई सी है, ये सब तीन एक लाइन में है, लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो 180 बन जाएगा ये, तीनों का सम कितना आएगा 180। तो आ गया डेल्टा एम प्लस 2 IC इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से अगर हम फाइंड करें डेल्टा एम की वैल्यू, तो जो डेल्टा एम होगा ये कितना आएगा, 180 माइनस 2 IC। तो ये ऑप्शन आप उसमें देखिए है या नहीं, ये वाला देखो 180 माइनस 2 IC, तो 180 को इसने पाई लिख दिया, हम इसको पाई भी लिख सकते हैं, पाई माइनस 2 IC, तो ये क्या आएगा, एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये कितना आ जाएगा, पाई माइनस 2 IC इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ लाइट इन अ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इन अ नैनो सेकेंड विल बी, तो 1.5, अच्छा ठीक है, इन नैनो सेकंड को हमें फाइंड करना है, तो नैनो सेकंड को हम क्या लिख सकते हैं, 1 नैनो सेकंड की बात कर रहा है, नैनो सेकंड, तो 1 नैनो सेकंड को लिख सकते हैं टाइम को 1 × 10⁻⁹ सेकंड इतना टाइम हमें दे रखा है, टाइम गिवन है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन अ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखा है कितना, 1.5, तो 1.5 रिफ्रैक्ट वाले में निकालना हमें, एक फॉर्मूला होता है म्यू का, C/V, म्यू कितना होता है, C/V, तो हमें किसी वाली निकालनी है अभी, V की निकालनी है, तो V इक्वल टू आ जाएगा C/μ, V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, C/μ। तो यहाँ से हमें फाइंड करनी है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, C कितना होगा 3 × 10⁸ अपॉन में म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.5। इसको सॉल्व करेंगे तो जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1.5 से इसको डिवाइड करेंगे, तो कितना लिखें इसको, 2 टाइम्स चले जाएगा ये, 2 × 10⁸, तो ये आएगी पहले वेलोसिटी। अब हमें फाइंड करनी है क्या, हमें निकालना है कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया था, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द लाइट इन अ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये तो वेलोसिटी फाइंड करी तो हमारे क्या निकल जाएगा, फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस निकालना है तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, वेलोसिटी इंटू टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस इक्वल टू हो गया, वेलोसिटी की वैल्यू निकाल दी हमने 2 × 10⁸ इंटू टाइम हो जाएगा 1 × 10⁻⁹। सॉल्व करेंगे तो डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 × 10⁻⁻1, इतना क्या होगा, मीटर हो जाएगा ये। तो डिस्टेंस जो आ गया, या आप इसको इतना ही लिखें ठीक है, या फिर इसको हम लोग आंसर किस टाइप से वो देख लेंगे, सेंटीमीटर में दे रखे हैं, तो सेंटीमीटर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये कितना आया 2 अपॉन में कितना लिख सकते हैं इसको हम 10, मीटर का मतलब हो जाएगा 100, तो ये 10 से कैंसिल हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर इसका आंसर आना चाहिए। तो इसमें 20 सेंटीमीटर है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ वाटर इज 4/3 एंड दैट ऑफ ग्लास इज 5/3, तो हमें इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, सबसे पहले हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है वाटर का, तो हम उसको ANW लिख सकते हैं, ये मैंने आपको बता रखा है, कोई भी अगर किसी का रिस्पेक्ट नहीं दिया हो तो हम एयर मान लेते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है ANG, ग्लास के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3, तो वो हम ईयर के रिस्पेक्ट में लेके चलेंगे। क्रिटिकल एंगल ऑफ द लाइट एंटरिंग फ्रॉम ग्लास इनटू वाटर,
तो हमें ये फाइंड करना है ग्लास से वाटर में जा रही है, तो ग्लास से वाटर का मतलब क्या हुआ, देखो ये हो जाएगा ग्लास और नीचे जा कहाँ रही है, वाटर में। तो डेंसर मीडियम टू कहाँ जा रही है, क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है। तो क्रिटिकल एंगल हमें सी निकालना है इसमें। तो एक फॉर्मूला होता है, हमने कल ड्राइव कर रखा है, साइन सी इक्वल्स टू 1 में ए एन जी किया था, याद है फॉर्मूला, साइन सी इक्वल्स टू 1/ANG। तो आई होप कि तुम्हें याद होगा फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिटिकल एंगल होता है ANG। देखो यहाँ ए कौन था, रेयर मीडियम, पर यहाँ रेयर मीडियम कौन है, वाटर है, तो यहाँ आ जाएगा W। यहाँ डेंसर मीडियम कौन था, ग्लास था, यहाँ भी ग्लास ही है, बस इतना रहेगा। तो क्या कर देंगे हम इसको 1/WNG। तो WNG निकालने के लिए क्या हमें ये दे रखे हैं दोनों, निकल जाएगा WNG। कैसे निकालेंगे, साइन सी इक्वल्स टू बन जाएगा 1/WNG को हम क्या लिख सकते हैं, ANG अपॉन में ANW, यही बताया था आपको। तो ANW ऊपर जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा ANG। तो ANW कितना गिवन है हमें, 4/3, और ये गिवन है 5/3। तो 3 से 3 कैंसिल, 4/5। तो यहाँ से साइन सी की वैल्यू निकल जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स 4/5। तो साइन इनवर्स 4/5 फर्स्ट ही ऑप्शन है इसका, ठीक हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे। ये क्वेश्चन जो हमने कल देखे थे ना, प्रीवियस ईयर में जो आए थे उत्तराखंड वाले में, वो हमने कल कहीं पर किए हुए थे, मेरे को मेरा ये है, देखो ये उत्तराखंड में आया है 2018 का क्वेश्चन है ये। 2018 में क्वेश्चन आया था जिसमें हमें दिया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, इसको कर देते हैं यहीं पर, कर देते हैं, थोड़ी जगह बची है। तो इसमें क्या दे रखा है, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। ईयर का याद रखना, ईयर का कह रहा है ग्लास के रिस्पेक्ट में, तो GNA दिया है, उल्टा दिया रखा है 2/3। दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर, डायमंड का एयर के रिस्पेक्ट में, डायमंड का एयर के रिस्पेक्ट में, तो AND लिख देते हैं, इक्वल्स टू 12/5। चलो ठीक है, क्या फाइंड करना है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू डायमंड। विद रिस्पेक्ट टू डायमंड किसका निकालना है, ग्लास का। तो रिस्पेक्ट डायमंड है और फाइंड करना है ग्लास का। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, DNG को, क्या मैं DNG को ऐसे लिखता हूँ, देखना जिसके रिस्पेक्ट फाइंड करना है उसको हम नीचे लिखते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं DNA, ऊपर लिख सकते हैं, सॉरी AND ना, क्या लिख सकते हैं AND, ऊपर लिख सकते हैं ANG। बताओ ठीक है, जैसे कि WNG था ना, तो इसको मैंने क्या लिखा था, नीचे लिखा था ANW, ऊपर लिखा था ANG। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं AND, ऊपर लिख सकते हैं ANG। तो DNG इक्वल टू क्या बन गया, ANG अपॉन में AND, ये लिखा था, ये यहीं पर लिख दिया मैंने फिर से। तो हमें ANG तो नहीं गिवन है, सॉरी GNA गिवन है हमें, GNA, हाँ। तो GNA गिवन तो हम ANG निकाल सकते हैं, इसका उल्टा 3/2 हो जाएगा फिर। ANW अगर हम, सॉरी AND देखें तो कितना है 12/5। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 3 जा 15, और ये कितना हो जाएगा 30। तो ये कितना आ जाएगा 1/2। ये ऑप्शन इसमें गिवन नहीं है, तो ये कहीं पर इसमें मिस्टेक हो रहा होगा, कहाँ पर मिस्टेक हो रहा है। AND हमें कितना दिया था विद रिस्पेक्ट टू एयर, 12/15, ओहो सॉरी, ये 12/15 है, 12/5 है, 12/5। तो ये 5 3 जा 15, और ये 12/2 जा 24, ये आएगा। तो इसको अगर हम कैंसिल करें तो किससे हो रहा है, 3 से, ये आ रहा है 5/8। ये फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। तो ये ऐसे कैलकुलेशन मिस्टेक ना करें, तो ये इसका ऑप्शन इसका हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी टाइप से इसमें आ रहा है, इसके रिलेटेड ये आप लोग कर लेंगे। तो इसके आगे का हमें आगे बहुत करना है, इसमें काफ़ी कुछ बचा हुआ है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करके चलेंगे। इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, थैंक यू सो मच। और आप लोग वीडियो को शेयर करें, और जहाँ पर आप लोगों को लगता है कि इसमें और चीज़ें ऐसे ऐड हो सकती हैं, या फिर
इसका कुछ और हम लोग इसमें मैटर ऐड कर सकते हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच।